नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। आप किसी भी राज्य से निवास करते हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, ठीक है ना, किसी भी राज्य से आप निवास करते हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि विज्ञान है वो सभी राज्यों में एक जैसी होती हैं और एनसीईआरटी का कोर्स वैसे सभी राज्यों में लागू है। तो उस कारण से ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है वीडियो। इस पेपर को हम खुद ने तैयार किया है और बड़ी गहनता के साथ में इस पेपर को तैयार किया है। और इस पेपर को तैयार करने में हमें 2 दिन लगे हैं विद्यार्थियों, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, खोज के लाना, फिर उसके बाद में इसके उत्तर भी साथ में लिखना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पेपर को तैयार करने में विशेष योगदान है हमारे जो साथी हैं अरविंद जी सर, उनका रहा है और उनका भी यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज़रूर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, ए स्टडी क्लासेज उनका ही चैनल है। उन्होंने विशेष तौर पे इस पेपर को तैयार किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बिल्कुल आप उनके चैनल को भी बाद में विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से आगाध वर्णनीय नहीं है। विद्यार्थियों, आप सभी को है ना वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप अंत तक देखते हो तो आपको विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर देखना है। और आप कहाँ से देखते हैं, कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से आगाध वर्णनीय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पेसिडलेट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। आगाध वदनीय का मतलब क्या होता है, जिनको अपन पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उनको पीट कर लंबा किया जा सकता है। तो इसमें आपका लोहा भी है, एल्यूमिनियम भी है और सिल्वर यानी चांदी भी है, लेकिन ये पेसिडलेट नहीं है। चलिए, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर ऐसे ईंधन जो कि जमीन के अंदर दबे हुए हैं और वो किसी न किसी पहले जीवित वस्तु के कारण बने हैं। अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है। तो ये जैव मंडल कहलाता है। अपन रहते हैं ना यहाँ पे, सजीव पाए जाते हैं मतलब जीवन पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, खाद को मिलाते हैं। बीज तो क्या होता है, वो तो उगते हैं, उनसे तो पौधा उगता है। कीटनाशक से कीटों को मारते हैं और जल से है वो सिंचाई होती है। लेकिन पोषक स्तर यानी ताकत बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, खाद डालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और इसमें आपको खाली जगह भरनी है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है। तो खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। विद्यार्थियों क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। उसी तरह से नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन है वो कैसा रेशा है, मानव निर्मित। एक तो होता है विद्यार्थियों प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। तो नायलॉन है ये आपके मानव निर्मित रेशा हैं। विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न इस पेपर में रहने वाले हैं ये 100% आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। कोई विद्यार्थी बीच में वीडियो को छोड़ के जाएगा तो वो बाद में पछताएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, वो है आपका कि आयरन में जल धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन होता है उसके अंदर, जल क्या करता है, धीमी अभिक्रिया करता है। तो इस खाली जगह में धीमी आ जाएगा। और इसकी चौथी देखिए, केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती हैं। कौन करती हैं विद्यार्थियों, केंद्रक झिल्ली करती हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों में से सही के लिए टी और गलत के लिए एफ का प्रयोग करें। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं, क्या सही है, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका अलग होती है, पादप कोशिका अलग होती हैं, तो सही है। तो इसके लिए आपको टी लिखना है। उसी तरह से कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तावरता उतनी ही अधिक होगी, ये गलत बात है। जितनी कम होगी तो तावरता भी कम होगी उसमें, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही है। जैसे नमक का घोल करोगे तो विद्युत उसके अंदर चालन
तेजी से करेगी। अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये भी सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न संख्या 7, तन्यता किसे कहते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसे उसको खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट लगा दीजिएगा, ये प्रश्न आपके सपने वाला है। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिससे जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कोई धातु है तो उनको खींच के अपन लंबे तार बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। मतलब तान रहे हैं अपन, उसको खींच रहे हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 है कि दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। जीवाश्म का मैंने पहले ही बताया था अपशिष्ट वाले में भी, एक तो आपका कोयला हो जाएगा और एक पेट्रोलियम हो जाएगा। ये दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन हैं। यानी पहले पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे हैं और उनके बाद में ये दोनों ईंधन बने हैं। पेट्रोलियम भी उन्हीं से बना है और कोयला भी उन्हीं से बना है। अगला प्रश्न है 9वां, पादपों में हरित लवक का क्या कार्य है? तो पादपों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। किस में सहयोग करता है विद्यार्थियों? प्रकाश संश्लेषण में। कौन करता है? हरित लवक, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को बल कहा जाता है। विद्यार्थियों है ना इजी, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला धक्का या फिर जो खिंचाव होता है उसे क्या कहते हैं? अपन बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? तो वस्तुओं से आने वाला प्रकार जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तुएं अपन को दिखाई देती हैं। अब प्रश्न संख्या 12 जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे और यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। आगे वाले प्रश्न तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। इस पेपर को आपने पूरा देख लिया ना तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। या तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे या फिर इन्हीं से संबंधित आएगा। यानी पूरा पेपर है आपके इस पेपर के ऊपर बनने वाला है, इतना मुझे पूरा भरोसा है। चलिए प्रश्न संख्या 12, उर्वरक व खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जबकि खाद है वो कार्बनिक पदार्थ हैं। उर्वरक कैसे हैं विद्यार्थियों? रासायनिक हैं, ध्यान रखना, उर्वरक है वो रासायनिक हैं और खाद है वो कार्बनिक पदार्थ हैं। जो कि गोबर अ, जो कि गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधों के अवशेष से विघटित प्राप्त होते हैं। कौन? खाद। जबकि उर्वरक तो रासायनिक है। दूसरा अंतर इसमें ये हो जाएगा कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक अपन कहाँ बनाते हैं? जैसे कि यूरिया, डीएपी वगैरह ये कहाँ बनते हैं? ये सारे सारे फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो उर्वरक का उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में बनाई जाती है या फिर अपने जो घरों में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे अपन बनाते हैं, जैसे कि पशुओं के जो गोबर वगैरह है उनसे, ठीक है ना। तो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनती है, खाद है वो खेतों में बनती है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। यानी मिट्टी के अंदर जो ताकत चाहिए वो उर्वरक से नहीं मिलती है, जबकि खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला देखिए, चौथा का अंतर, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। उर्वरक में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम, ये प्रचुरता मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है। जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। उर्वरक की तुलना में खाद में कम होता है, क्योंकि वो अपने घर की जो गोबर वगैरह उनसे अपन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, श्याम पट्ट पर लिखावट कैसी दिखाई देती है? ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सर ने दिया है तो देख लेते हैं। जब चौक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो श्याम पट्ट पर कक्ष, रुक्ष, पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट्ट पर लिखावट दिखाई देती है। अगला देखिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उनको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। 14वां प्रश्न, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं? इनके दो उपयोग लिखिए। बिल्कुल सपने वाला ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत लेपन विधि, तो विद्युत लेपन विधि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने वाली विधि को लेपन विधि कहा जाता है। इसका उपयोग देखिए, तो मूल धातु को संचारण से बचाने के लिए और किसी धातु को आकर्षक तथा महंगा
प्रतीत कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लेपन विधि का। प्रश्न संख्या 15, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। अपन जैसे शर्ट है, स्वेटर है, उनको उतारते हैं तो अपन को लगता है थोड़ी सी आग जैसी चिंगारी है ना, वो निकलती है, चट चट की आवाज़ आती है, वो क्यों आती है? तो इसका सही उत्तर होगा, स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर है वो आवेशित हो जाता है और इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आकर्षक और प्रतिकर्षण के कारण चट चट की आवाज़ आती है। घर्षण हो जाता है, मतलब जैसे अपन उतारते हैं ना तो वो उसके अंदर आपस में घर्षण होता है और दो आपस में मिलते हैं तो वो चट चट की आवाज़ आती है। अगला प्रश्न है, दोलन गति और आवर्ती को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, दोलन वाला आप अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा। तो दोलन गति और आवर्ती को समझाइए। दोलन गति, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इसी गति को दोलन गति भी कहते हैं, यानी कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। आवर्ती किसे कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मापन है वो हार्ट्ज से यानी HZ से किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी पर जीव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यानी भाई जनन है वो बहुत जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो सारे प्राणी समाप्त हो जाएंगे, नया प्राणी नहीं आएगा तो फिर कैसे बनेगा? तो जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अपने 2 कान हैं तो जो आगे बच्चे होंगे उनके भी 2 कान होंगे, क्योंकि उन्हीं के जैसा है वो दूसरा जीव है वो पैदा करते हैं, उसे जनन कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक भिन्नता स्थानांतरित होती हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सजीवों के जनन के महत्वपूर्ण काम। ठीक है ना, तो ये 3 काम है वो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनो उन्मूलन के कारण कारक और प्रभाव को लिखिए। तो वनो उन्मूलन के कारण, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, यानी अपन वनों को क्यों काटते हैं? क्योंकि खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए अपन वनों को काटते हैं। पहला कारण ये हो गया। वनो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनों को नष्ट करना या फिर काटना। घरों व कारखानों का निर्माण, यानी अपन घर बनाने के लिए वनों को काटते हैं या फिर कारखानों के अंदर लकड़ी की जरूरत होती तो काटते हैं। तीसरा देखिए, फर्नीचर बनाने और लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं अपन? फर्नीचर बनाते हैं अपने घर पे बढ़िया से, जो सोफे वगैरह जो भी बनाने हैं, कमाड़ वगैरह, खिड़की वगैरह, तो उस दरवाजे वगैरह उसके लिए। और ईंधन की लकड़ी के रूप में भी अपन क्या करते हैं? वनों का उन्मूलन करते हैं, वनों को काटते हैं। पशुओं के अतिसारण, पशुओं को ज़्यादा ज़्यादा अपन चराते हैं तो इससे भी क्या होता है? वन उन्मूलन होता है। और प्राकृतिक कारण से, जैसे कि भीषण बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उससे भी वन खराब होते हैं। तो इनके प्रभाव क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन घट जाती है। अधिक बाढ़ें आती हैं, यानी बाढ़ आती है। भूस्खलन होता है, यानी भूमि का धंसना वगैरह, ये भूस्खलन कहलाता है। या फिर भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये हो जाता है। और वायु परिवर्तन हो जाता है, यानी गर्म वायु फैल जाती है। वन में रहने वाले पशु पक्षियों का आवास है वो नष्ट हो जाता है। और स्थलीय जल की कमी और भूमि की उर्वरकता में भी कमी आ जाती है। आगे वाले प्रश्न है, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर बहुत बड़े बड़े हैं विद्यार्थियों। तो इनके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊँ ना तो मेरे को 4-5 दिन में भी ये पेपर है वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उत्तर बड़े हैं, क्योंकि उनको खोज के लिखना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है विद्यार्थियों। इतना भी तैयार किया ना तो भी 2 दिन तो लग गए हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। कुछ भी हो जाए इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। ये प्रश्न पक्का आएगा, दोनों ही प्रश्न पक्के आएंगे, 100% में श्योर हूँ। फिर उसके बाद में मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इनमें से किसी के ऊपर, इनके ऊपर है वो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी। कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्र। तो ये देखो मोमबत्ती वाला है ना, ये तो पक्का छपेगा, मोस्ट है। यहाँ से है ना आप लिख के चले जाओ, ये पक्का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो अब आपको तैयार करना है या फिर नहीं करना है वो आप जानो और आपके
काम जाने। अगर इस प्रश्न का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप लिख देना सर फुल सॉल्यूशन, तो मैं दोबारा से आपके लिए कोशिश करूँगा पूरा उत्तर लेकर आकर आपको समझाऊँ। चलिए, अगला है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर यौनावस्था आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए, और मानव कान यानी कर्ण का चित्र बनाइए, और ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। वायु प्रदूषण से क्या आशय है, और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो विद्यार्थियों ये है ना, ये आपके लिए एक गोल्डन प्रश्न है जो कि कोई भी आपको नहीं बताते हैं, हम बता रहे हैं। इन प्रश्नों को है ना आप रट लीजिएगा। अगर इनको रट लेते हैं तो अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप कौन से राज्य से देख रहे हैं वो भी बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थियों कर लो ना। और कक्षा 8 के सारे विषय के पेपर डाउनलोड करने के लिए आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, यानी गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी। तो जो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दो, और वहाँ से कक्षा 6 से 10 वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो, और उसके अंदर आपके कक्षा 8 के पेपर हैं वो दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पेपर को पूरा पूरा आप पढ़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।